हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है। ठीक है। और मतलब बैच लॉन्च था, वो ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो नहीं पाया। उसके चक्कर में क्लास पोस्टपोन हुई थी। अब क्लास भी नहीं हो पाई, तो मैंने बोला भैया एक काम करता हूँ, क्लास तो रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। तो आइए सर, पॉइंट नंबर 63। हम आपको याद है आज हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म करना है। सॉरी, वेरी सॉरी भाई। हम लोग को जनरल क्लॉजेज एक्ट ख़त्म करना है। मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम लोग ने सेक्शन 14 पढ़ा। 14 में क्या पढ़ा था? कैन एक्सरसाइज पावर गिवन अंडर द इनैक्टमेंट मोर देन वंस। अगर आपको एक इनैक्टमेंट में एक पावर मिली है, तो टाइम टू टाइम आप उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। 16 में बोला था कि अगर एक अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने की पावर है, तो उसके पास रिमूव, डिसमिस और सस्पेंड करने की भी पावर है। सेक्शन 15 बोलता है वेयर वेयर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन the power to appoint any person to fill any office or execute एनी फंक्शन। अगर किसी आदमी को अपॉइंट किया जा रहा है किसी ऑफिस को फिलअप करने के लिए या किसी फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक बोलते हैं ना, बीसीसीआई का जो असिस्टेंट कोच है, ठीक है, मतलब इंडियन टीम का, उसकी जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी और को, तो यू कैन हैव अ पर्सन फ्रॉम द सेम लेवल जो दूसरे ऑफिस में है, ठीक है, प्रमोटेड टू दिस लेवल। लाइक से इंडिया ए का को जो कोच है उसको आपने असिस्टेंट कोच बना दिया। सो दैट कैन हैपन। एग्जीक्यूट एंड फंक्शन सच अपॉइंटमेंट सब सच अपॉइंटमेंट मे बी बाय वर्च्यू ऑफ अ एक्स ऑफिसो, कि भैया आप एक पर्टिकुलर ऑफिस पहले से ही होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरे ऑफिस में एंट्री मिल गई है। तो ये कैन बी हैपनिंग। ठीक है। अब आया सर सेक्शन नंबर 64। सॉरी, सेक्शन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 64। अब यहां पर ना तीन सेक्शन आते हैं साथ में, 17, 18, 19, और बहुत ही बढ़िया सेक्शंस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। क्या बोलते हैं सर ये सेक्शन? आइए चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 17, 18, 19। सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है सर कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में, ठीक है, किसी भी सेंट्रल एक्ट में या किसी भी रेगुलेशन में एक मिनिस्ट्री के ऑफिस को दूसरे मिनिस्ट्री से रिप्लेस किया गया है। जैसे अगर आपको याद हो, जब हमने फेमा कराया था, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर से रिप्लेस कर दिया गया था। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो उस ऑफिस की जो पावर होती है ना, पावर तो गद्दी की होती है, वो ऑफिस की पावर वो दूसरा डिपार्टमेंट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी, कि कौन उस चीज में फंक्शन कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी, जहां पर आप कभी कभार देखते हो ना, कंपनीज एक्ट में भी वहां पर लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट लिखने के बाद लिखा होता है नीचे जाके कि एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट करके रखी है। अब लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेलीगेशन चेंज होता रहता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। इफ इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, या तो किसी सेंट्रल एक्ट में या किसी रेगुलेशन में, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, in case of substitution of an office by subordinate, in case of substitution of the office in case of a subordinate, the subordinate shall exercise
सबऑर्डिनेट शैल एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। मतलब ऑफिसर इंचार्ज की जो पावर हैं वो सारी की सारी पावर वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जगह वो आके खड़ा हो गया है ना। तो इसका वो एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर एचआरडी मिनिस्टर है और एचआरडी के ऑफिस को चेंज करके उसके ऑफिस को बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर के पास सारी का सारा राइट रहेगा सारी चीज से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट। फिर तो पॉइंट ही आ जाता है, पॉइंट नंबर 18, सक्सेसर। सर फर्क क्या है दोनों में, बात समझिएगा। 17 में ऑफिस बदल रहा है, मतलब एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है। 18 में सेम डिपार्टमेंट के अंदर दूसरा आदमी आ रहा है। सक्सेसर। ठीक है, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर commencement of this act, after commencement of this act, कानून बनने के बाद, द सक्सेसर शैल हैव द सेम पावर। द सक्सेसर जहां पर मतलब जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी, अब वो प्रेसिडेंट चेंज होके दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, उसके पास सक्सेसर के पास सेम पावर होगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि एमसीडी, ठीक है, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसके डायरेक्टर ने मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर निकाला। ठीक है, उस ऑर्डर की हियरिंग चल रही थी उस, और जजमेंट आ गई और उसके बीच में ये ऑफिसर ने काम छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरा आया। ठीक है, तो जो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर निकला था वो बोलने लगा कि जिसने ऑर्डर पास किया था वो तो चला गया, तो अब तो ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट ने ये समझाया कि भैया देखो, पावर ऑफिस के पास है, पावर गद्दी के पास है, आदमी के पास नहीं। तो जो आदमी यहाँ पर पावर एक्सरसाइज कर रहा था वो चेंज हो गया, तो क्या हुआ, अब वो चेंज आदमी वो पावर को एक्सरसाइज करेगा। द सक्सेसर शैल हैव सेम पावर एज दैट ऑफ द एक्स ऑफिसर। ये हो गया सक्सेसर, पॉइंट नंबर 18। ठीक है, अब आया 19, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट। अब ये क्या है सर, ये क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज बताया कि सर अगर कोई ऑफिशियल चीफ या सबऑर्डिनेट है जो अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो उनके नीचे जो है वो उनके राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं डेप्यूटी के। लेट्स से अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसकी जगह डिसीजन मेकिंग की पावर रख सकता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पावर रख सकता है वो चीज की, क्योंकि उस जगह पर वो अवेलेबल नहीं है। अगर चीफ सुपरवाइजर या चीफ ऑफिशियल सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है तो जो सब ऑर्डिनेट है वो उसकी पोजीशन में जाके उन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। द सब ऑर्डिनेट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ द ऑफिशियल चीफ when the same is not available। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, उत्सव का इवेंट हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। तो आप लोग जो भी दिल्ली में हैं, आप में से बहुत लोग जो फाउंडेशन में रैंकर्स होंगे या 300 प्लस लाए होंगे, उनको कॉल भी आया होगा अन अकेडमी की तरफ से इनवाइट करने के लिए। बाकी इट्स अ वॉक इन,
तो आप लोग जितने लोग हैं आप लोग सब आ सकते हो हम लोग से मिलने के लिए। देखो, एक साल में एक बार उत्सव होगा और हर बार अलग सिटी में होगा। सो ऐसे समझ लो दिस विल बी वन ऑफ द ओकेजन्स वेर यू विल गेट टू मीट ऑल द एजुकेटर्स इन वन प्लेस। तो ज़रूर आइए। ठीक है, नेक्स्ट 65। अब आया यहाँ पर 20। अब ये क्या बोल रहा है सर, बात समझना। सर एक होता है मेन लेजिस्लेशन जैसे कि कंपनीज एक्ट, और एक क्या होता है, जो मेन लेजिस्लेशन जो एक मिनिस्ट्री पास करता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और एक क्या होता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब जो उनसे छोटे होते हैं। इसका मैंने क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। नॉसफर, एन नोटिफिकेशन, ओ ऑर्डर, एस स्कीम, एफ फॉर्म्स, आर रूल्स और बी बायलॉज। नॉसफर तो होता क्या है सर, पहला सेक्शन नंबर 20 ये बोल रहा है कि इन रूल्स बायलॉज ऑर्डर स्कीम में जो वर्ड्स का मीनिंग है एक्ट में भी वो सेम ही मीनिंग होगा। मतलब वो लेजिस्लेशन से कोई अलग चीज नहीं बता सकते। मतलब द लैंग्वेज और द यूज ऑफ द वर्ड्स इन द रूल्स बायलॉज ऑर्डर और स्कीम शैल हैव द सेम मीनिंग एज प्रेजेंट अंडर द मेन लेजिस्लेशन। ठीक है, तो पहला सेक्शन 20 क्या बोलता है, एनी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बाय लॉ, भगवान, फॉर्म्स एसेट्रा will have the same meaning as adopted in the main legislation। हाँ भगवान, थोड़ा जीरो है, मेन लेजिस्लेशन। इसका एक केस स्टडी भी है, सुभाष कुमार, सुभाष राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस स्टडी जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं पे ना ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तब आपको काम आ जाएगा। अच्छा, देखो सर, अब बात क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 21 क्या है, सेक्शन नंबर 21 क्या है, तो बड़ा अच्छा है। बोलता है कि जो पावर टू, आवारा आवारा, जो पावर टू अमेंड है वही है, रिसाइंड है किसी भी नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल या बायलॉज को। ठीक है, शैल ऑल्सो रिजर्व द राइट, मतलब जो अथॉरिटी के पास इशू करने का राइट है नोटिफिकेशन ऑर्डर बायलॉ और स्कीम को, उसी अथॉरिटी के पास ये भी राइट है टू अमेंड वेरी रिसाइंड सच नोटिफिकेशन। ठीक है, मतलब जो बनाएगा वो चेंज भी कर सकता है। एनी अथॉरिटी which issues notification, order, scheme, bylaws, forms, rules shall also have the right to
55% ऑफ है। कुछ बुक्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब बुक्स का नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी इसमें, सो इट इज़ बेटर यू गो फॉर आइकॉनिक। आप इनवॉइस भेजिए तो। ऑडिटिंग का क्वेश्चन बैंक तो आपको अनअकैडमी से ही आएगा, पिंक कलर की बुक है। तो कैसे गधे बच्चे हैं, किताब खोल के तक नहीं देखते हैं। ऑल्सो हैव द राइट टू अमेंड, वेरी, रिसाइंड सच नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जिनके पास ये नोटिफिकेशन या ऑर्डर बनाने की पावर होती है, उन्हीं के पास इसको रिसाइंड करने की भी और कैंसिल करने की भी पावर। तो द पावर विच पीपल दैट हु हैव द पावर टू क्रिएट विल ऑल्सो हैव द पावर टू रिसाइंड। अरे भैया अक्टूबर का है बेटा, अनअकैडमी को आप help@unacademy.com पर मेल करो, क्वेश्चन बैंक उनकी तरफ से आएगा ऑडिट। चलिए नेक्स्ट 22, कमेंसमेंट। अब ये क्या है सर? अगर कोई सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन विच इज नॉट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली, अगर कोई सेंट्रल रेगुलेशन या सेंट्रल कानून है जो अभी तक रेगुलेशन में आया ही नहीं। ठीक है, कमेंसमेंट से बोलता क्या है सर? वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन which is not in force, then rules, bylaws, forms, etc. cannot be added till commencement. Added to commencement. टिल कमेंसमेंट, सॉरी, मतलब कहने का क्या है सर कि अगर कोई मेन कानून बदला है, ठीक है, मतलब मेन कानून अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, मेन लेजिस्लेशन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो उसके जो रूल्स वगैरह ये सब है, वो सब उसके पहले नहीं आ सकते। दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, वो इस केस में नहीं आ सकता। भाई सही में यार, एकदम हो नहीं रहा आज। नोज ब्लॉक हो गई, सांस नहीं आ रही। हम्म, चल नेक्स्ट। अब आया सेक्शन नंबर 23, 66। सेक्शन 23 क्या बोलता है सर? पब्लिकेशन ऑफ बायलॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ पब्लिक कमेंट। मतलब यहाँ क्या है, जब कोई नया कानून लॉन्च होता है, जब कोई नया कानून लॉन्च होता है, सो अथॉरिटी के पास ये पावर होती है रूल्स और बायलॉज बनाने की। ठीक है, उसको ड्राफ्ट करने, उसके बाद वो उस ड्राफ्ट को पब्लिक ओपिनियन के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल करा देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट।
ऐसे आईसीआई के न्यू सिलेबस में भी होता है। फिर पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन देती है। ठीक है। जब पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन देती है, अपने बारे में अपना, बोलते हैं ना, ओपिनियन सामने रखती है पब्लिक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये दिया जाता है, मतलब पब्लिक अपना ओपिनियन रखी, उसके बाद वो अथॉरिटी देखती है कि क्या कोई चेंजेस करने हैं, या पब्लिक के चीजों को कंसिडरेशन में लेना है नहीं लेना है। अब अगर अथॉरिटी ने लिया, तो वो फाइनल ड्राफ्ट उस कानून का लॉन्च कर देती है, चेंजेस करके। और अगर उसने उसको नहीं कंसिडर किया, ठीक है, अगर उसने उसको नहीं कंसिडर किया, तो फिर वो उसको हटा देती है। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट को उसको स्क्रैप कर देती है, और जो अपना है विदाउट एनी सजेशन उसको लॉन्च कर देती है। देखो आईसीआई को जो हम लोग कोर्स के लिए सजेशन देते हैं, कितने लोग देते हैं, कितनों का सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते, नहीं सुनते। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, द अथॉरिटी हैविंग पावर ड्राफ्ट्स द रूल्स एंड बायलॉस। ठीक है। एंड मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक ओपिनियन। वो ड्राफ्ट किया बायलॉस को, और पब्लिक ओपिनियन के लिए अवेलेबल करा दिया। नेक्स्ट, द ड्राफ्ट में कंसिडर द ड्राफ्ट specifies the last date to accept suggestions in relation to bylaws in relation to bylaws। ठीक है, ऐसे in relation to bylaws। नेक्स्ट, अथॉरिटी may consider the same। अथॉरिटी may consider the same। हो सकता है अथॉरिटी इसको कंसिडर करे और डिक्लाइन, और फिर क्या करेंगे, फाइनल प्रपोजल, फाइनल ड्राफ्ट इज पब्लिश्ड इन द ओजी। ओजी मतलब ऑफिशियल गजट। तो कानून कैसे हो रहा है, पहले रफ ड्राफ्ट डाला, रफ ड्राफ्ट डालने के बाद पब्लिक को बता दिया इस दिन तक तुम्हारा ओपिनियन लेंगे। पब्लिक ने बोला अच्छा ठीक है, मेरा इस दिन तक ओपिनियन जाएगा, हाँ तुम्हारा इस दिन तक ओपिनियन जाएगा। अब पब्लिक बोलती है भैया मेरे को तो ओपिनियन देना है, तो पब्लिक अपना ओपिनियन देगी। अब उस केस में अगर पब्लिक को ऐसा लगा कि कुछ ओपिनियन, कोई चीज चेंज होनी है, तो वो अपना ओपिनियन दे देगी। अब सामने वाली अथॉरिटी भी उस चीज से अग्री करनी चाहिए, वो या तो उसको बदलेगी या तो उसको नहीं बदलेगी। दोनों ही केस में वो उसको इग्नोर कर देगी। दोनों ही केस में वो उसको इग्नोर कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब आया सर 24, सेक्शन 24, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर एंड पब्लिकेशन। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर एंड पब्लिकेशन बोला क्या है सर, बड़ा सिंपल है।
बोलता है अगर एक अनैक्टमेंट है जिसको रिपील किया है और फिर उसको री एनैक्ट किया है इन द सेम सीक्वेंशियल टेक्स्ट, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील किया, ठीक है, और कंपनीज एक्ट 2013 निकाला, तो जो रूल्स थे 1956 में वो रूल्स तो हटे नहीं, वो जहां तक एप्लीकेबल है वो अभी तक स्टिल इट विल अप्लाई इन द सेम मैनर, ठीक है, इट विल स्टिल अप्लाई इन द सेम मैनर, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इट विल स्टिल अप्लाई इन द सेम मैनर, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर एंड पब्लिकेशन क्या बोलता है, अनलेस द reenacted act after being repealed provides that provides that a different textual amendment is required, कि कोई different textual amendment is required, the the new repealed provision will be treated as a part of the enactment, as a part of the enactment। ओ भाई साहब, ये भी इतना गर्म हो रहा है, आईपैड की स्क्रीन भी लग रहा पागल हो गया ये। एज अ पार्ट ऑफ द enactment, ये हुआ। नेक्स्ट, अब सर देखो, एक 25 है, एक 26 है, एक 27 है, हम इसको कल कर लेंगे, ठीक है, कल करके हम लोग चार्जेस वाला टॉपिक शुरू कर लेंगे, जो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे से हो नहीं रहा भाई, और बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आईपैड की स्क्रीन भी जल रही है और मेरा सर भी जल रहा है, अब नहीं हो रहा मेरे से। तो यहीं तक रोक लेते हैं इसको, ठीक है, और कल इसको ख़त्म करके पॉइंट नंबर 67, ये इसको, इसमें 3 सेक्शन और आएंगे, 25, 26, 27 ख़त्म करके वी विल स्टार्ट विथ चार्जेस, ठीक है। अरे भगवान।